Hello everyone. Good afternoon, good morning, good evening, whenever you're watching this. Welcome to UPSC CSC optional channels from Study IQ. मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर. तो आज हम अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक से बात करते हैं जो कि स्टैटिक टॉपिक है और रेगुलरली हर महीने आप उसको न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं, जिसका नाम है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि व्हाट इज़ दिस GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिस्ट. सो वी विल टॉक अबाउट दिस. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको आज के सेशन का PDF चाहिए, इफ़ यू वांट द PDF यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप and the name of my telegram channel, as you all know, is this. It's a fairly new channel, तो आपको बहुत सारा लोग यहाँ दिखाई नहीं देंगे, but you can join here. Same Instagram, if you want to DM or reach out to me for some queries regarding economics optional या economics GS paper, you can reach out to me on Instagram और उसकी ID भी सेम ही है. सो अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए. आपको मुझसे बात करनी है, कुछ क्वेरीज़ है, कुछ डाउट्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड, तो आप फिर मुझे या तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे इस ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. इट्स ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन, ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं है इसका. और स्टिल अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं ऑन माई email ID, दैट इज़ rishabh.singh@studyiq.com regarding any of your query related to economics optional, economics GS paper, prelims or anything. ठीक है, तो I can be if I will be helpful, तो मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है. ठीक है, so you can join the telegram for the PDF, Instagram and telegram for to reach out to me and if you want to talk about optional or any doubts, or you can write to me here. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे, ये तो आपके लिए है. अब बढ़ते हैं हम आगे डिस्कशंस में. तो अब ये GDP है क्या, व्हाट इज GDP? तो GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ये डोमेस्टिक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ, तो GDP का मतलब क्या, पहले वो लिख लेते हैं. वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within a geographical, अब तो सिर्फ geographical नहीं है, और political boundary in a given year is GDP. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को और दिमाग में बैठा लेना कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर विद इन अ कंट्री. ठीक है, विद इन अ ईयर विद इन अ कंट्री इज GDP, दैट्स व्हाई इट्स डोमेस्टिक. आपके घर में, आपके घरेलू देश में एक साल के अंदर, साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना नया गुड्स और सर्विस बना है. नए गुड्स और सर्विस, पुराने नहीं, सेकंड हैंड नहीं आएगा इसमें. जो भी नए गुड्स और सर्विस बने हैं वो आते हैं आपके GDP में. नए गुड्स और सर्विस का क्या मतलब हुआ? नए गुड्स और सर्विस जैसे MRF एक कंपनी है मान लो, और वो बनाती है टायर. ठीक है, टायर्स बनाती है. ठीक है, अब इस टायर का यूज़ दो तरह से हो सकता है, न्यू टायर्स का यूज़. पहला कि ये टायर वो मारुति नामक एक कंपनी को बेच दे. ठीक है, और मारुति इसको अपने कार को बनाने में यूज़ कर ले. ठीक है ना, अपने कार को बनाने में यूज़ कर ले. तो अगर ये टायर MRF मारुति को बेच रही है तो ये फाइनल गुड नहीं है, ये बन जाता है इंटरमीडिएट गुड. फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो
फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, फाइनल कंजम्पशन, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट। फाइनल गुड्स मीन्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी ये टायर अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रही है MRF, तब होगा ये फाइनल गुड। तो अ गुड कैन बी इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज। तो जीडीपी में फाइनल कंजम्पशन के लिए बेचा गया कंज्यूमर को टायर जोड़ा जाएगा, मारुति को दिया हुआ टायर नहीं जोड़ा जाएगा, भले वो नया गुड है, फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड इस केस में क्या है, ये कार इज द फाइनल गुड। और कार की कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, इस कार की कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, कार की कॉस्ट में इंक्लूड है उसको बनाए जाने वाले सारे इनपुट गुड जिसमें कि टायर्स भी हैं। अब सोचो कि अगर जीडीपी में ये मारुति को बेचा गया इंटरमीडिएट गुड टायर भी जोड़ लिया जाए और कार को भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि दोनों ही भाई नए हैं, इसी साल बने हैं, तो क्या टायर्स की डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी कि यहां पे भी जोड़ लिए एक बार टायर जब मारुति को बेचे और मारुति ने टायर लगा के गाड़ी बना ली और उस टायर्स का कॉस्ट उस कार के प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ दिया, तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा फाइनल कंजम्पशन के लिए बनाया गया गुड्स को ही जीडीपी में ऐड करते हैं, याद रखना ये बात। और गुड्स फाइनल या इंटरमीडिएट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को गुड्स बेच रही है सो दैट द सेकंड कंपनी कैन यूज दैट गुड टू मेक देयर ओन प्रोडक्ट्स, तो वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे इस केस में हो रहा है। और जब डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रही है, यानी कंज्यूमर तो उसके आगे नहीं बेचेगा ना, तो जब फाइनल कंजम्पशन के लिए बेच रही है, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर, न्यू गुड्स फाइनल कंजम्पशन, तब होगा ये जीडीपी का पार्ट। सो अब टायर कैन बी फाइनल गुड if it is being sold to a consumer, or an intermediate good if it is being sold to a company, so that the company can value add to its। बिना टायर की तो मारुति कार नहीं बेचेगी ना, तो वैल्यू ऐड तो करना पड़ेगा कि मारुति स्विफ्ट में टायर लगाना पड़ेगा, तो ये कार हो जाएगा फाइनल गुड। तो जीडीपी में डबल काउंटिंग रोकने के लिए हम लोग एक बार ही काउंट करें, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है। आई होप आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा इससे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी जीडीपी की। ये एक डोमेस्टिक क्राइटेरिया है, मतलब जो भारत के नक्शे के अंदर और भारतीय पॉलिटिकल बाउंड्रीज का पार्ट है। जैसे एक तो हमारी लैंड बाउंड्री हो गई, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, प्लस हमारे आइलैंड्स, प्लस हर देश का अपना एक मैरीटाइम जोन होता है जिसके ऊपर उनका अधिकार होता है, ठीक है। तो सबका मैरीटाइम जोन, प्लस बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस बात को, प्लस एम्बेसीज, एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, ठीक है तो वो यूएस की धरती पे, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है उस एम्बेसी के ऊपर, भारत सरकार का। तो वहाँ भारत सरकार का कंट्रोल है, तो एम्बेसी इंडिया की दुनिया में कहीं भी होगी, वहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज ही मिल रही हैं, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होंगी, याद रखना ये बात। भले वो भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री में नहीं है, बट भारत की एम्बेसीज भारत की पॉलिटिकल बाउंड्रीज का हिस्सा जरूर है। तो एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द जीडीपी, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है, ठीक है। नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है, हम तो जीडीपी समझ लिए, अब नॉमिनल रियल जीडीपी क्या है। जो हम नंबर देखते हैं जीडीपी के, वो क्या है, वो नॉमिनल है या रियल है। तो मैं बता दूं कि वो रियल नंबर जो 5.4% हुआ है, या लास्ट ईयर जो हमारा 8% हुआ था, वो सब क्या है, रियल नंबर है। रियल नॉर्मल में क्या अंतर है, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन करंट मार्केट प्राइस, और रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस। अच्छा जी, अब ये करंट और कांस्टेंट में क्या अंतर है, तो कांस्टेंट प्राइस इज ऑन अ बेस ईयर। अब ये बेस ईयर क्या है, इंडिया के केस में ये बेस ईयर है 2011-12, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेशन में इंडिया का बेस ईयर है 2011-12। अच्छा, कांस्टेंट प्राइस क्यों और करंट प्राइस क्यों। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत 1000
कोई प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज मेकिंग 1000 कार्स, ठीक है, अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि 1000 कार्स बना रहा है इन दिस बेस ईयर 2011-12 में। भारत ने बेस ईयर 2011-12 में भारत ने 1000 गाड़ियां बनाई, ठीक है। हर कार का कॉस्ट लेटस से 1 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है, तैयार रहना इस बात के लिए, ठीक है। तो हर कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है इसका, प्राइस ऑफ ईच कार इज व्हाट, ₹1 लाख, ठीक है। कितनी कार बन रही है, 1000, तो क्वांटिटी ऑफ कार्स कितनी है, 1000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या हुई, जीडीपी इज टोटल वैल्यू, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख में 1 2 3 0 और लगा दो, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, सो टोटल वैल्यू इज 10 CR, ठीक है। बेस ईयर में 1000 गाड़ियां 1 लाख रुपए में बनाई, तो 10 करोड़ वैल्यू की हमारी जीडीपी, खाली कार बना रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि हम लोग सिर्फ कार बना रहे हैं, तो 10 करोड़ की कार्स हमने बनाई, वी मेड कार्स वर्थ 10 करोड़। अब देखो यही 1000 आज के डेट में क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो प्राइस ऑफ ईच कार इंक्रीज्ड, मान लो कि ये प्राइस बढ़ के 1,50,000 हो गया। सो नाउ प्राइस ऑफ कार इन 2024 इज 1,50,000, वाई, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। और अगर क्वांटिटी देखें हम तो कितनी है, 1000, ठीक, तो आएगा कितना रिजल्ट, 15 करोड़। तो फाइनल वैल्यू इन 2011 वाज 10 करोड़, फाइनल वैल्यू इन दिस 2024 इज व्हाट, 15 करोड़, यानी 5 करोड़ का 5 करोड़ एक्स्ट्रा वैल्यू हमने ऐड की, 5 करोड़ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करे ना, करे कि नहीं करे, तो इसका मतलब है जीडीपी इंक्रीज्ड बाय 50%, 50% जीडीपी बढ़ गई। बट क्या ये कैलकुलेशन सही है, क्या हमने इसमें इन्फ्लेशन को ऐड कंसिडर किया है, नहीं किया है। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लें, और इन्फ्लेशन की वैल्यू हटा दें, ठीक है, इस प्राइस से इन्फ्लेशन की वैल्यू हटा दें, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने 1000 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस की, वी हैव नॉट इंक्रीज्ड आवर रियल आउटपुट। रियल आउटपुट मतलब गुड्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बस गुड्स का प्राइस बढ़ा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इसका यह मतलब है कि यहां हमें जो 15 करोड़ दिखाई दे रहा है वो जीडीपी का इंक्रीज नहीं है, वो प्राइस का इंक्रीज है। ये इन्फ्लेशन की वजह से 15 करोड़ है, हमारी रियल जीडीपी में ग्रोथ नहीं आया। रियल जीडीपी में ग्रोथ तब आता जब हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते। अब समझो कि अगर यही क्वांटिटी 1000 से बढ़ के 2000 हो जाती, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वांटिटी बढ़ गई 2000, यानी क्वांटिटी इन 2024 बिकम्स 2000। पहले हम लोग 1000 गाड़ी बना रहे थे, अब 2000 बना रहे हैं, भले ही हम 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ, 15 टू द 30 CR। बट क्या ये 30 CR पूरा जीडीपी ग्रोथ है, नहीं, पूरा जीडीपी ग्रोथ नहीं है, इसमें एक इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है। अगर हमको कंपेयर करना है पिछले ईयर से इस साल को, तो हमें इन्फ्लेशन हटाना होगा। तो इन्फ्लेशन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्फ्लेशन हटाने के लिए हमें करना पड़ता है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, देन वी अचीव एट अ कांस्टेंट प्राइस, जिससे हम रियल नंबर निकालते हैं। और रियल इंक्रीज मींस रियल आउटपुट या रियल जीडीपी इंक्रीज। और रियल आउटपुट इंक्रीज मतलब क्वांटिटी इंक्रीज इन जीडीपी, क्वांटिटी इंक्रीज इन जीडीपी। क्वांटिटी की वजह से जो चेंज आता है जीडीपी में, तब हम असली नंबर पता लगा पाते हैं कि व्हाट इज द रियल जीडीपी। इसको ऐसे समझो, और ठीक है, कि आज का प्राइस ऑफ कार था 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और उस समय जो प्राइस था बेस ईयर पे वो 1 लाख रुपए था, ठीक है, बेस ईयर पे, ठीक है। तो पहले तो इसमें इन्फ्लेशन ही जुड़ गया ना, ये तो इन्फ्लेशन है, ये रियल नंबर थोड़ी है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे 2000 रुपए की कार, 2000 कार्स बेचे, यहाँ 1000 कार्स बेचे, तो यहाँ हम 10 करोड़ का बेचे, यहाँ हम 30 करोड़ का बेचे। तो अगर हम इन्फ्लेशन, ये तो इन्फ्लेशन है, अगर हम इन्फ्लेशन का कंपोनेंट यहाँ से नहीं घटाएंगे
ठीक है, अगर हम कम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी रियल इंक्रीज पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि रियल इंक्रीज तो ये है, रियल इंक्रीज इज दिस, द इंक्रीज इन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द कंट्री, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, नॉट द प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज रियल इंक्रीज नहीं है, वो इन्फ्लेशन का इंक्रीज है, वो महंगाई की वजह से इंक्रीज आया है, ठीक है, वो रियल इंक्रीज नहीं है। तो अगर हम महंगाई हटा दें इसमें से, यानी जो 50,000 एक्स्ट्रा है और बेस पे ले जाएं प्राइस को, ठीक है, इन्फ्लेशन हटा दें, तो हमारे पास समझ में आएगा कि रियल ग्रोथ कितनी हुई है। रियल ग्रोथ विल बी, पहले तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन करेंगे, यानी बेस प्राइस पे पहुंचेंगे, ठीक है, बेस प्राइस इज 1 लाख, इन्फ्लेशन हटा के उसमें से 2000 गाड़ियां बनाए हम लोग, तो यानी 20 करोड़ का न्यू वैल्यू ऐड किए, तो जीडीपी इंक्रीज हैज बीन 100%, ठीक है, फ्रॉम 2011 टू 2024, ठीक है, 10 करोड़ से हम लोग अब 20 करोड़ का प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, अगर हम कांस्टेंट प्राइस 1 लाख रुपए पे बात करें, यानी इन्फ्लेशन हटा के। तो रियल का मतलब क्या होता है, रियल, एनी रियल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल minus inflation. It gives you the true number or the true increase in the production capacity of a country. तो ये है हमारा अंतर बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। तो आई होप कि जीडीपी के इस कैलकुलेशन से आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों इकोनॉमिस्ट के लिए ये रियल जीडीपी का पता होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये प्राइस कंपोनेंट कम करके या इन्फ्लेशन के कंपोनेंट को हटा के तभी हम सही मायने में ये पता लगा सकते हैं कि हमारी टोटल वैल्यू में क्वांटिटी इंक्रीज कितना हुआ है या आउटपुट इंक्रीज कितना हुआ है। दैट इज वाई द नोइंग ऑफ रियल जीडीपी इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो जीडीपी इज नॉट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नंबर। ये एक हाइंडसाइट का नंबर है कि भाई पिछले महीने की ही जीडीपी पता चलती है ना, मतलब जितना आउटपुट आपने किया उसके हिसाब से जीडीपी पता चलती है। ये आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है, ये आपका बैकवर्ड हाइंडसाइट प्रोजेक्शन है, लेकिन इट हेल्प्स द इकोनॉमिस्ट एंड द मार्केट टू मेक पॉलिसीज सो दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन आउटपुट नंबर्स एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि प्राइस का जो प्राइस इंक्रीज को कंट्रोल किया जा सके और आउटपुट को बढ़ाया जा सके, ताकि हमारी रियल जीडीपी ज़्यादा बड़ी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रियल हो, वो प्राइसेस की वजह से नॉमिनल वाली ग्रोथ ना दिखाई दे रही हो, बल्कि आउटपुट इंक्रीज के बढ़ने की वजह से, यानी गुड्स के आउटपुट बढ़ने की वजह से हमें दिखाई दे रहा हो ये ना नंबर्स। दैट इज वाई द नोइंग ऑफ जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिस्ट। ओके, सो आई थिंक ये जो जीडीपी वाला चैप्टर है आपको थोड़ी क्लैरिटी इसमें आई होगी। अगर आपको क्लैरिटी आई है एंड कोई वैल्यू एडिशन हुआ है आपकी नॉलेज में, तो डू लाइक एंड शेयर दिस, एंड ऐसे ही किसी डिस्कशन के साथ वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय।